प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्रव्य के गुण धर्म, एसआई के मूल मात्रक, फिर पढ़ा हमने एसआई के पूर्वधर्म। आज हम कई परिभाषाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें जो अपने एक नंबर की परिभाषा होगी वो होगा आयतन। आयतन देखो, आयतन क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। इसको कैपिटल V से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ml भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और इसका मात्रक मीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, देखो उपकरण कौन से होते हैं जिसके द्वारा इसका मापन होता है? उपकरण होते हैं बीकर के द्वारा। बीकर एक देखो कांच का गिलास नुमा होता है, जैसे अपना कप, जो दैनिक भाषा में जैसे अपने कोपड़ा बोलते हैं, जो अपने एक स्टील का कोपड़ा नहीं होता है क्या, उसी तरह का एक कांच का होता है, किंतु उसके आगे एक बिक बनी होती है, चोंचनुमा संरचना बनी होती है। क्या देखो, कई जो जग होते हैं, मग होते हैं, मान लो जग या मग, उनके आगे से वो नोक बनी हुई नहीं होती क्या, जिससे पानी डालते हैं, तो उसी को बिक बोलते हैं। और कांच के पात्रों में जो बिक बना दी जाती है, यानी कांच का एक गिलास नुमा पात्र होता है, मान लो एक पात्र है, एक गिलास जो अपने जैसे कांच का गिलास, उसके आगे बिक बना दी, तो उसको क्या बोल दिया हमने? बिकर बोल दिया। इसी कारण उसका नाम बिकर पड़ा, क्योंकि बिक बढ़ा दी उसके, बिक का अर्थ है चोंच बढ़ा दी उसके। तो बिकर के द्वारा माप सकते हैं इसको। बिकर के अलावा हम माप सकते हैं इसको आयतनी फ्लास्क। अन्य पात्र भी होते हैं आयतनी। आयतनी का अर्थ होता है आयतन मापने वाला, फ्लास्क होता है फ्लास्क, फ्लास्क पात्र का नाम आयतनी फ्लास्क। ठीक है, ये अपने क्या हुआ? आयतन हुआ, परिभाषा हुई, मात्रक हुआ और उपकरण हुआ। इसके बाद में हम घनत्व पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? घनत्व। देखो घनत्व का सूत्र चलते हैं पहले। घनत्व बराबर होता है, इसको स्मॉल d से दर्शाते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन को हमें इकाई मान ले। इकाई का अर्थ है एक मान ले। क्या मान ले? एक मान ले। इसको यदि हमने इकाई मान लिया, क्या मान लिया? इकाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसको जब हमने इकाई माना तो हम कह सकते हैं इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है, यानी आयतन को इकाई माना तो द्रव्यमान बराबर है घनत्व, यानी इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता। ठीक है, मात्रक क्या होगा वो देखो। इसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और आयतन का मात्रक सेमी क्यूब होता है। एक तो मात्रक हो गया ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक लेंगे तो केजी, ग्राम केजी में और सेंटीमीटर किसमें? मीटर में, यानी ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखो अपने कि पहली परिभाषा हुई अपनी आयतन की, कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ml होता है, लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है और मीटर क्यूब होता है। उपकरण है, बीकर के द्वारा इसको माप सकते हैं, आयतनी फ्लास्क के द्वारा इसको माप सकते हैं। फिर हमने पढ़ा घनत्व, कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हमने इकाई मान लिया तो क्या हो गया? इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। मात्रक क्या हुआ? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, आयतन का मात्रक सेमी क्यूब, तो ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बड़ा जो मात्रक हुआ वो ग्राम को केजी में ले लिया, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये अपनी दो परिभाषाएं हुई, कौन सी? आयतन और घनत्व। अगली परिभाषा द्रव्यमान, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा। द्रव्यमान किसको कहेंगे? किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा
किसी वस्तु में निहित, निहित माने मौजूद, निहित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। किसको कहेंगे द्रव्यमान? किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। देखो, द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाते हैं, घनत्व को स्मॉल d से, और जो आयतन होता है उसको कैपिटल V से। तो ये स्मॉल m से। अब देखो, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा क्या है? स्मॉल m या द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, जो हमने घनत्व में बताया था कि ग्राम होता है, छोटा मात्रक ग्राम, और जो बड़ा मात्रक होता है वो किलोग्राम, केजी होता है। क्या होता है? छोटा मात्रक ग्राम और बड़ा मात्रक क्या होता है? केजी होता है। अब हम चलेंगे कि उपकरण किसके द्वारा इसको मापते। देखो, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। आयतन ज्ञात करने के उपकरण बता दिए, अब हमें द्रव्यमान ज्ञात करने के उपकरण पढ़ लेंगे, तो हम घनत्व है उसी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, वैश्विक तुलना, और वैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक तुलना, तुलना शब्द लिख रहा हूं। देखो, भौतिक तुलना, वैश्विक तुलना, एनालिसिस, वैश्विक को क्या बोलते हैं? एनालिसिस, विश्लेषण मान लो, विश्लेषण। तो वैश्लेषिक तुलना इसी से पढ़ा, विश्लेषण से पढ़ा, यानी उसका एनालिसिस, छोटी से छोटी चीज को वो मापता है। तो देखो, वैसे यहाँ तुलना शब्द यूज कर सकते हैं, वो वैश्लेषिक तुलना भी हो सकता है। क्या होता है? वैश्लेषिक तुलना भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक तुलना भी हो सकता है, और कोई भौतिक तुलना भी हो सकता है। भौतिक तुल्य ज्यादातर वैश्लेषिक तुल्य होते हैं। क्या होते हैं? वैश्लेषिक तुल्य होते हैं। कौन से? जितने भी भौतिक तुल्य, जितने भी भौतिक तुल्य हैं वो सारे कौन से तुल्य होते हैं? विश्लेषिक तुल्य। कौन से तुल्य होते हैं? विश्लेषिक तुल्य। और जो इलेक्ट्रॉनिक, आजकल जो तराजू या तुल्य हैं वो कौन से? इलेक्ट्रॉनिक तुल्य। द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉनिक तुल्यों के द्वारा मापा जाता है, यही उसका क्या है? उपकरण। ठीक है। द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक ग्राम भी हो सकता है और किलोग्राम भी हो सकता है। उपकरण क्या होंगे? तुलना होगा वैसे तो उपकरण। वो वैश्लेषिक तुलना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वैश्लेषिक तुलना भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक तुलना भी हो सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, आजकल इसको क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी बैलेंस करता है बराबर। इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद में हम चलते हैं भार पे। भार के देखो मात्रक तो देखो, हमने द्रव्यमान पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भार के बारे में। देखो, भार क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। भार कहलाता है। देखो, भार किसको कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है? भार। देखो, ये मान लो कि किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्वाकर्षण ले लो आप, किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी का नाम क्या है? भार। जैसे अपना जो वेट होता है, इसका 55 kg, इसका 56 kg, इसका 75 kg, ये सारे क्या है? ये वेट है। इसको W से दर्शाते हैं, यानी वेट होता है, VIGHT। ये क्या होता है? वेट होता है। ये होता है मास, MASS। ये क्या होता है? मास, और ये होता है वेट। इसको स्मॉल w से और इसको स्मॉल m से। देखो, जो द्रव्यमान होता है वो कहीं चेंज नहीं होता है, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे 5 kg किसी वस्तु का द्रव्यमान है और उसको हम चांद पे ले गए तो वो 5 kg की रहेगी, किंतु यदि उस वेट के आधार पर लें तो वेट क्या हो जाता है? कम। यानी वेट का अर्थ होता है एहसास होना। आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं आपको। आपके पास जैसे मान लो 25 किलो का वेट है, 25 किलो वेट को उठा रहे हो और एक 25 kg आपके पास रुई है, 25 kg रुई को उठा रहे हो और एक 25 kg कोई ठोस टुकड़ा है कोई काट का 25 kg का, उसको उठा रहे हो। ज्यादा तकलीफ किस में होगी? ज्यादा तकलीफ 25 kg रुई उठाने में होगी। क्यों?
क्योंकि रुई का जो क्या है, रुई का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, यानी उसका वेट ज्यादा होगा। द्रव्यमान दोनों का कितना है, 25 केजी है। रुई की जो गांठ है वो भी कितनी है, वो भी 25 केजी की है। कितने की है, 25 केजी की। और जो लकड़ी का गट्टा है, किसका, लकड़ी का गट्टा, उसका भी वजन कितना है, 25 केजी। किंतु रुई की गांठ को उठाना क्या होगा, कठिन होगा। क्यों, उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो लकड़ी का गट्टा, उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होगा, कम। यानी शॉर्ट कट में ऐसे समझो आप कि भार वो होता है जो वजन हमें महसूस हो रहा हो, हमें लग रहा हो, वजन कितना ही हो जाए, वजन कितना ही हो, किंतु जो हमें महसूस हो रहा है उस वजन को हम क्या कहेंगे, उस वजन को हम कहेंगे भार। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। क्या कहलाता है, भार। और द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, रुई के अंदर रुई डुसी हुई है, लकड़ी के गट्टे के अंदर लकड़ी के कण सारे, यानी लकड़ी और ये रुई की गांठ अलग अलग है, दोनों वेट समान है 25 केजी। इसके अंदर रुई भरी हुई है, इसके अंदर लकड़ी भरी हुई है, तो 25 केजी के दोनों के, तो रुई का वजन हमें ज्यादा लगता है और लकड़ी के गट्टे का कम लगता है। क्यों, रुई पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा होता है और लकड़ी पे यहाँ कम हो रहा है। बंधा वजन एक जगह होता है, ठीक है, और एक बड़ा लंबा चौड़ा वजन होता है। जैसे एक 25 केजी का गेट होता है लंबा चौड़ा, वो हमसे नहीं उठाया जाता, और जबकि 25 केजी का सीधा वेट हम उठा लेते हैं। क्यों, क्योंकि लंबा चौड़ा गेट है, उसके ऊपर क्या होता है, लंबाई में गेट है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताना चाहता हूं कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है, और किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को क्या कहेंगे, द्रव्यमान। मात्रक वो की वही रहने। देखो एक यहाँ ध्यान रखना है कि द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, हर जगह कहीं भी जाओ द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, किंतु भार भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे कोई 72 केजी का व्यक्ति है या 60 केजी का व्यक्ति है, मान के चलो उसको हम चांद पर ले गए, तो चांद पर जाते ही 6 गुना वजन कम हो जाता है। यानी ये जो एहसास होने वाला वेट है, जिसका हमें एहसास हो रहा है जिस वेट का, वो क्या होता है, वो आगे चला जाता है बहुत, क्योंकि उसकी महसूस नहीं हो पाता। वो द्रव्यमान वही रहना है, यानी अपने अंदर जो 60 केजी वेट है, ये नहीं कि वो 60 केजी वेट घट जाएगा, किंतु जो महसूस हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, वो कितना होगा, वो 10 केजी होगा। सिर्फ कितना लगेगा, 10 केजी। यदि उसको कोई उठाना चाहे तो उसको उठाते टाइम पे ऐसा महसूस होगा जैसे हम 10 केजी के किसी बच्चे को उठा रहे हैं। 60 केजी के व्यक्ति को उठाएंगे तो कैसा लगेगा, जैसे हम 10 केजी के व्यक्ति को उठा रहे हैं। कहां, चांद पर, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है। जो हम वजन उठाते हैं और हमें जोर करना पड़ता है, उठाने के लिए बल लगाना पड़ता है, वही गुरुत्वाकर्षण का मेन रोल होता है। क्या होता है, वही गुरुत्वाकर्षण का मेन रोल। यानी जिस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण लगकर उसको नीचे की तरफ खींचना चाहे, तो वो क्या है, भार है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है, भार। और किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान। भार भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होगा और द्रव्यमान सभी जगह एक समान रहता है। चांद पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसके भार में 6 गुना कमी आ जाती है। चांद पर किसी वस्तु को ले जाने पर उसके भार में 6 गुना कमी आ जाती है। ये अपना द्रव्यमान और भार। अब हम पढ़ेंगे ताप के बारे में। वही बात आ जाएगी जो आपको पदार्थ की बताई थी। ताप के बारे में सभी ने सुना, किंतु आपको परिभाषा पूछ लेगी ताप क्या है, यानी परिभाषा शाश्वत या एक सत्य परिभाषा होती है हमेशा। ताप के बारे में पूछ ले, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा आपने ताप। ताप क्या होता है, टेम्परेचर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हम टेम्परेचर बोलते हैं। कि ताप होता है वो क्या होता है। अब देखो मैं ताप के बारे में आपको बताऊंगा कि देखो ताप का अनुमान हम कैसे लगाते हैं कि कोई ये वस्तु गर्म है, ये ठंडी है। अब बताओ किसको ठंडी माने और किसको गर्म माने। जैसे ये मान के चलो कि एक फ्रिज का पानी है और एक नए मटके का पानी। जैसे ये नया मटका रखा हुआ है, ये नया मटका, नए मटके के अंदर पानी भरा हुआ है
और इधर फ्रिज में बोतल डली हुई है, जैसे मान लो फ्रिज से बोतल निकाल के लाए हम, ये बोतल है मान लो, फ्रिज से निकाल के लाए हम, इसके अंदर पानी। अब आप दोनों को एक गिलास के अंदर ये डाल दोगे ये पानी, और एक गिलास में ये पानी डाल दोगे, अलग अलग गिलासों में दोनों पानी डाल दो, तो आप कहोगे कि कौन सा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है वो कम होगा, यानी इसका ताप होगा वो कम होगा, और इसका ताप होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसका ताप क्या है, इसका ताप कम है और इसका अधिक, यानी ये ज्यादा ठंडा है और ये कम ठंडा, यानी इसकी तुलना में ये थोड़ा गर्म है। जबकि इस फ्रिज वाली बोतल को कहीं हटा दो और एक यहाँ कोई पुराने मटके का पानी ले लो, तो हम क्या कहेंगे, इसकी तुलना में ये पानी ठंडा है। तो बताओ टेम्परेचर में ये पहले इसकी तुलना में क्या हो रहा था, गर्म था या कम ठंडा था, कम ठंडे का होता है गर्म, और ये क्या है, ये अब की बार इसकी तुलना में अधिक ठंडा है, यानी गर्म हो गया। जैसे ये मान लो कि एक अपना हाथ है, आप क्या करो, गर्म पानी में डुबो दो, और दूसरा हाथ किसमें डुबो दो, आप ठंडे पानी में डुबो दो। एक गर्म पानी में एक हाथ, दूसरा ठंडे में, फिर दोनों हाथों को आप गुनगुने पानी में डुबो, तो एक को तो क्या होगा, ठंडा लगेगा, ठंड में जो ठंड से आया है, और जो गर्मी से आया उसको गर्म लगेगा, यानी ये टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में गर्म हो गया। तो देखो परिभाषा क्या बन के आई है यहाँ परिभाषा बन के आई है कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराता है, उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास करवाता है, एहसास करवाता है, ताप कहलाता है। आप ऐसे ऐसी परिभाषा पढ़ोगे जिनके नाम आप जानते हो किंतु आपको परिभाषा याद नहीं है। जैसे पदार्थ के बारे में आपको बताया, उसी तरह से मैं ताप के बारे में बताऊंगा कि ताप क्या होता है। सब जानते हैं कि ताप टेम्परेचर है, उसके कोई चीज गर्म है कोई ठंडी है, किंतु परिभाषा देना चाहिए कि ताप किसे कहते हैं, कोई परिभाषा नहीं दे पाएगा। तो आज कभी नहीं बोलोगे, परिभाषा को देख लो कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास करवाती है, क्या कहलाता है, ताप। किसी वस्तु का वह गुण जो उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराता है, उसको हम क्या कहेंगे, ताप। ठीक है। अब ताप के देखो 3 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं, ताप के 3 पैमाने होते हैं। तीनों पैमानों के बारे में आप देखो। पहला जो पैमाना होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चलता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या मानना, ये जल का हिमांक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, जल का हिमांक लिया जाता है। और ये क्या लिया जाता है, जल का क्वथनांक। यहां जल के क्वथनांक को लिया जाता है और यहां जल के हिमांक को लेते हैं। दूसरा जो पैमाना होता है वो डिग्री फारेनहाइट होता है। डिग्री फारेनहाइट, डिग्री जो फारेनहाइट पैमाना होता है उसमें देखो क्या रखा जाता है, यहाँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 32 डिग्री सेंटीग्रेड ये होगा पैमाना, होता है डिग्री फारेनहाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री फारेनहाइट। यहाँ जल के हिमांक को कितना मानता है, जल का जो हिमांक होगा वो 32 डिग्री फारेनहाइट होगा। कितना होगा, जल का हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट होगा और 212 डिग्री फारेनहाइट तक चलेगा। यानी जल का जो क्वथनांक है वो 212 फारेनहाइट। देखो कि जो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है उसमें जल कहां से चलता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं और जल के क्वथनांक को क्या मानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। फिर दूसरा पैमाना है डिग्री फारेनहाइट पैमाना। क्या है, डिग्री फारेनहाइट पैमाना, जो जल के हिमांक को कहां से शुरू करता है, 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू करता है और कहां तक चलता है पैमाना से 212 डिग्री फारेनहाइट तक चलता है। इसको 32 डिग्री फारेनहाइट को जल का हिमांक मानेंगे और जो अपना कौन सा है
अपना 212 डिग्री फारेनहाइट है, ये जल का क्या होगा, क्वथनांक। तीसरा जो अपना पैमाना है वो केल्विन पैमाना होता है, वो जो कहां से स्टार्ट नहीं, 0 केल्विन से शुरू हो जाता है और आगे तक चलता। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाना होता है, वो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसी कारण जो ताप का जो मात्रक है वो केल्विन लेते हैं ज्यादातर, नहीं तो डिग्री सेल्सियस रहते हैं और नहीं डिग्री फारेनहाइट। वैसे लिए तो जाते हैं, किंतु जो उपयुक्त यानी सर्वश्रेष्ठ जो पैमाना है वो केल्विन होता है। आपको पूछ ले कि केल्विन पैमाना ताप का सबसे सर्वश्रेष्ठ पैमाना है, क्यों, तो हम क्या कहेंगे कि केल्विन पैमाना कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। केल्विन पैमाना हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसी कारण केल्विन पैमाने को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये भी माइनस में हो सकते हैं, ये भी माइनस में हो सकते हैं, किंतु केल्विन पैमाना कभी भी माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कितना होगा, 273 केल्विन होगा। यानी ये 0 केल्विन से चलेगा और आगे तक चलता रहेगा। देखो और बातें, ये देखो, ये जो मैंने माप लिए हैं ये एक तापमापी के लिए है, ऐसे नहीं कि 100 से ज्यादा माप ही नहीं सकते, माप सकते हैं। एक शुरू से जो मापने का पैमाना लिया था वो यहां तक लिया, ठीक है। अब देखो डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलें। देखो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में या डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में, बात है कि सूत्र थोड़ा सा चेंजेबल हो जाएगा, उल्टे सुल्टे हो जाएंगे सूत्र थोड़े। अब मैं क्या बताऊं आपको, सबसे पहले मैं डिग्री फारेनहाइट कैसे प्राप्त करते हैं हम, किसे, डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री फारेनहाइट है, इसके बराबर लिखेंगे 9/5, ये फिक्स संख्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यानी आपके पास डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फारेनहाइट में बदलोगे तो ये सूत्र लगाओगे। और यदि आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है और आप उसको केल्विन में बदलोगे तो क्या होगा, देखो डिग्री सेल्सियस यहाँ रहेगा और इसमें 273.16 या 15, कई बुकों में 15 और कई में 16, तो ये है। यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 273.16 जोड़ना पड़ेगा। और यदि डिग्री फारेनहाइट है, मैं बदलना किसको, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फारेनहाइट में बदलना है, तो एक बार तो 9/5 से उसको गुणा करना पड़ेगा और फिर क्या जोड़ने पड़ेंगे, 32। जैसे अपना जो मानव का जो सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फारेनहाइट में चेंज करो तो सूत्र लगा देंगे 9/5 गुणा 37 प्लस में 32। ये भाग गुणा भाग करोगे तो ये लगभग आएंगे अपने 98.4 या 5 के आसपास। यानी डिग्री फारेनहाइट में अपना जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 होता है और जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो कितना होता है, 37। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और जो अपना फारेनहाइट में होता है वो 98.4 डिग्री फारेनहाइट। उसी तरह से जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, 100 प्लस 273.16 तो 373.16 केल्विन। यानी ये केल्विन में क्या हो गया, जल का क्वथनांक हो गया, और ये किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। तो ये दो सूत्र हो गए, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलेंगे तो ये सूत्र, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो नीचे वाला सूत्र। आज के लिए इतना काफी है, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आयतन पढ़ा, आयतन के बाद में हमने घनत्व पढ़ा, घनत्व के बाद में क्या पढ़ा, द्रव्यमान, फिर भार और फिर ताप। फिर ताप के अलग अलग पैमाने लिए, ये पैमाना लिया जो फारेनहाइट में था पहले, फारेनहाइट का, फिर सेल्सियस का, फिर केल्विन का, 3 पैमाने थे। और ये सूत्र आ गया अपना डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का, और ये आ गया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने। ठीक है।